Hello people, how are you all? Today we people are going to discuss about the concept of strict and absolute liability. I vouch this is gonna be one of the best videos, and the concept of strict and absolute liability will be made crystal clear from this video. So let us begin. Generally, a person becomes liable for a tort committed by him, then he is an independent tortfeasor and the liability is independent liability. नॉर्मली अगर हम लोग बात करें, कोई भी आदमी अगर कोई सा भी टॉर्ट कमिट कर रहा है तो ही विल बी लाइबल फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय हिम. मतलब कोई इंसान अगर खुद टॉर्ट कमिट कर रहा है तो उसके लिए वो स्वयं ही लाइबल होगा. नो अदर पर्सन शैल बी लाइबल. और जो उसके ऊपर लाइबिलिटी अराइज होगी दैट विल बी एन इंडिपेंडेंट लाइबिलिटी. लेकिन अगर कोई बंदा किसी दूसरे के साथ मिलकर टॉर्ट कमिट कर रहा है, जब बहुत से बंदे मिलकर कोई टॉर्ट कमिट कर रहे हैं, सो वो जॉइंटली किसी टॉर्ट को कमिट कर रहे हैं, सो इन दैट केस उस लाइबिलिटी को हम लोग बोलेंगे जॉइंट लाइबिलिटी. और जब कोई बंदा किसी दूसरे बंदे के द्वारा कमिट किए गए टॉर्ट के लिए लाइबल ठहराया जाता है, उस केस में जो लाइबिलिटी अराइज होती है उसे हम कहते हैं विकैरियस लाइबिलिटी, विच मीन्स दैट ए पर्सन इज मेड लाइबल. एक बंदे को हम लाइबल ठहरा रहे हैं व्हाट ही हैज़ एक्चुअली नॉट कमिटेड द टॉर्ट, दैट टॉर्ट ही इज कमिटेड बाय सम अनदर पर्सन, सो दैट लाइबिलिटी इज नोन एज विकैरियस लाइबिलिटी. कभी कभार ऐसा होता है कि लाइबिलिटी जो है वो किसी नेग्लिजेंस के सॉर्ट पे अराइज होती है. मीन्स अ पर्सन इज कमिटिंग एनी सॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस, कोई नेग्लिजेंस उसके पार्ट पे हो रही है जिसकी वजह से ही इज़ हेल्ड लाइबल. उस केस में जो लाइबिलिटी अराइज होती है दैट इज़ लाइबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ नेग्लिजेंस. लेकिन अगर कोई बंदा बिना किसी नेग्लिजेंस कमिट किए हुए भी किसी टॉर्ट के लिए लाइबल हेल्ड होता है, सो उस केस में जो लाइबिलिटी अराइज होती है उसे हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कहते हैं. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को हम नो फॉल्ट लाइबिलिटी भी कहते हैं बिकॉज इसमें एक्चुअली बंदे का कोई फॉल्ट नहीं होता है. और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जिसमें कोई भी डिफेंसेस बंदे को अवेलेबल नहीं होते, उस लाइबिलिटी को हम एब्सोल्यूट लाइबिलिटी कहते हैं. इन जर्नल अगर हम बात करें वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जिसमें देर आर नो डिफेंसेस अवेलेबल टू ए पर्सन, दैट स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, दैट वर्जन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इज नोन एज एब्सोल्यूट लाइबिलिटी. जनरली अगर हम टॉर्ट में बात करें तो एवरी पर्सन हैज़ गॉट सम सॉर्ट ऑफ राइट. If we talk about the principles of natural justice, every person has got some sort of right, and for that right the law provides us with some remedy. Normally if person has got a right then he has also got some sort of duty. A duty is obliged on him. अगर कोई बंदा कोई right exercise कर रहा है then he has got duty to prevent the rights of another persons also. If a person is expecting that he should enjoy the peaceful possession of his rights then he owes a duty. तो उसके पास ये ड्यूटी होती है, he owes a duty कि वो दूसरे बंदे के राइट्स भी रिस्पेक्ट करे. सो नॉर्मली हम टॉर्ट में कहते हैं वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी. किसी बंदे के पास राइट है तो उसके पास कोरस्पॉन्डिंगली उस राइट के साथ साथ कोई ड्यूटी भी होगी, उसे कोई ड्यूटी भी परफॉर्म करनी पड़ेगी. और नॉर्मली अगर कोई बंदा किसी फॉल्ट के चलते हुए किसी टॉर्ट को कमिट करता है सो हम उसे उस फॉल्ट के लिए लाइबल ठहराते हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड एज फॉल्ट लाइबिलिटी. व्हाट इन सर्टेन केसेस इफ देर इज़ नॉट एक्चुअल फॉल्ट ऑफ द पर्सन, फिर भी हम उसको लाइबल ठहरा रहे हैं, दैट लाइबिलिटी इज नोन एज नो फॉल्ट लाइबिलिटी और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. नाउ लेट अस गिव अ रीडिंग टू दिस. There are certain circumstances in which a person is made liable without any fault or intention or negligence on his part. The liability arises for breach of duty on his part and such liability is called as strict liability. कभी कभार ऐसे सर्कमस्टेंसेस अराइज होते हैं जिसमें एक बंदे को बिना उसके किसी फॉल्ट के, बिना किसी इंटेंशन के, जब बिना किसी नेग्लिजेंस के बावजूद भी लाइबल ठहराया जाता है. उस केस में जो लाइबिलिटी उसके ऊपर अराइज होती है किसी ड्यूटी को ब्रीच करने के लिए, उस लाइबिलिटी को हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कहते हैं. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में जनरली बंदे की एक्चुअल में कोई इंटेंशन नहीं होती, देयर इज़ नो मैलाफाइड इंटेंशन involved in it, what indirectly he is held liable for his fault. The fundamental principle of law states that enjoying your own property in such a manner as not to injure that of another person. Fundamentally law क्या कहता है कि हम जो अपनी प्रॉपर्टी है उसको इस तरीके से इंजॉय करें कि हमारी इंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी से किसी दूसरे बंदे को नुकसान ना हो.
लेकिन कभी कभार ऐसे सर्कमस्टेंसेस अराइज होते हैं जब हमारी पीसफुल पोजेशन अपनी प्रॉपर्टी की पीसफुल पोजेशन के दौरान किसी दूसरे बंदे का अगर नुकसान होता है, तो उस केस में जो हमारे ऊपर लाइबिलिटी अराइज होती है, उस लाइबिलिटी को हम कहते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। हालांकि हमारा कोई एक्चुअल फॉल्ट वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता है, अवर पीसफुल पोजेशन इज मेयर कॉजिंग हार्म टू अनदर पर्सन, उस केस में जो लाइबिलिटी हमारे पर अराइज होगी उसे हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कहेंगे। और इस प्रिंसिपल या इस डॉक्ट्रिन को हम कहते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। सो इस डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को डिटेल में समझने के लिए वी हैव द केस ऑफ रेलैंड वर्सेस फ्लेचर 1868. It is one of the landmark cases in which the actual concept of strict liability was being formulated. इन द केस ऑफ रेलैंड वर्सेस फ्लेचर 1868, इस केस में क्या हुआ, जो डिफेंडेंट रेलैंड था उसने कुछ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स और कुछ इंजीनियर्स और कुछ वर्कर्स को एम्प्लॉय किया अपने मिल को पानी सप्लाई करने के लिए, एक रिजर्वर बनाने के लिए। मींस जो उसकी अपनी लैंड थी, उसने कॉन्ट्रैक्टर्स को बोला कि आप इस लैंड पे एक रिजर्वर बनाओ, पानी को रोकने का कोई जरिया बनाओ जिसकी वजह से जो मेरा मिल है उसको पानी सप्लाई हो सके। सो जब रिजर्वर की कंस्ट्रक्शन होने लगी तो वर्कर्स ने फाउंड किया, वर्कर्स को पता लगा कि इस रिजर्वर में कुछ ओल्ड शाफ्ट्स हैं और कुछ पैसेजेस हैं। शाफ्ट्स क्या होते हैं? अब शाफ्ट्स जनरली कोई वर्टिकल या नैरो टनल्स होती हैं जो कि माइनिंग के दौरान लेफ्ट ओवर हो चुकी होती हैं। मीन्स अगर हम किसी ओर को या किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं माइनिंग के दौरान, तो जो वर्टिकल टनल्स या कुछ पैसेजेस जो लेफ्ट ओवर रह जाते हैं तो उसे शाफ्ट्स कहते हैं। सो जब वर्कर्स ने काम करने के दौरान शाफ्ट्स को पाया और पैसेजेस को पाया, तो उन लोग ने बड़ी ही लापरवाही से उन शाफ्ट्स और पैसेजेस को कीचड़ से भर दिया, मड से भर दिया। मतलब उन्होंने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, कोई मतलब ज़्यादा फोकस से कोई पक्का काम करके उसको फिल नहीं किया, उनको लापरवाही से कीचड़ से भर दिया। और जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, रिजर्वर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई और रिजर्वर में पानी आना शुरू हो गया, उसमें पानी फिल करना शुरू हो गया। सो जो मड से बनाए हुए जो शाफ्ट्स थे, जो शाफ्ट्स जो थे जो मड से भरे हुए थे, वो बस्ट हो गए, एकदम से बस्ट हो गए, जिसकी वजह से जो पानी है वो शाफ्ट्स में फिल हो गया और जो एडजॉइनिंग लैंड जो थी, जो प्लेंटिफ की एडजॉइनिंग लैंड थी, वहाँ चले गया, जिसकी वजह से प्लेंटिफ का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। इस केस में क्या हुआ कि जो प्लेंटिफ था उसने डिफेंडेंट को सू किया फॉर द डैमेज कॉज टू हिम ड्यू टू हिस लैंड। एक्चुअल में प्लेंटिफ का कोई इंटेंशन नहीं था डिफेंडेंट को हर्ट करने का, जो उसके राइट को इन्फ्रिंज करने का। व्हाट ड्यू टू द नेग्लिजेंट एक्ट ऑफ द वर्कर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, जो प्लेंटिफ को नुकसान हुआ, ही सूड द डिफेंडेंट फॉर दिस केस। इस केस में डिफेंडेंट ने कंटेंशंस ले डाउन की कि एक्चुअली देयर इज नो फॉल्ट ऑफ हिम इन दिस केस एंड नॉट द वर्कर्स हैज इन्फॉर्म्ड हिम। ना ही वर्कर्स ने ना ही कॉन्ट्रैक्टर ने उसे इन्फॉर्म किया कि दे हैव परफॉर्म द वर्क नेग्लिजेंटली ऑन देयर पार्ट। वो इन दिस केस द प्लेंटिफ वॉज हेल्ड लाइबल बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। Although there was no actual fault of him involved in this case, indirectly he was held liable for the conduct of independent contractors and the workers on his land. ये जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कंसेप्ट है, इसको ले डाउन करने के लिए मेन रोल जो आता है वो हमारा आता है जस्टिस ब्लैकबर्न। Let us give a bare reading to what actually Justice Blackburn propounded. We think that the rule of law is that the person who for his own purposes brings on his land and keeps there anything likely to do mischief, if it escapes, must keep it in all his peril answerable for all the damages which is natural consequence of his escape. लेट्स ब्रेक दिस, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जस्टिस ब्लैकबर्न ने ये कहा है कि अगर रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि अगर कोई बंदा अपने पर्सनल यूसेस के लिए, अपने पर्पस के लिए अपनी ज़मीन पे कुछ ऐसी अननेचुरल चीज़ या कुछ ऐसी चीज़ लाता है जिसकी वजह से कोई मिसचीव कंडक्ट होता है, जब वो चीज़ अगर एस्केप कर जाती है जिसकी वजह से दूसरे बंदे को डैमेजेस कॉज होते हैं, सो उन डैमेजेस के लिए, उन अननेचुरल चीज़ के कारण जो डैमेजेस हुए हैं, उन डैमेजेस के लिए वो बंदा लाइबल ठहराया जाएगा। मींस अगर कोई बंदा कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा अननेचुरल एलिमेंट अपनी लैंड या अपनी प्रॉपर्टी पे लाता है एंड दैट एलिमेंट, और वो एलिमेंट अगर एस्केप करके दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी पे चले जाता है,
जिसकी वजह से दूसरे बंदे को डैमेजेस कॉज होते हैं, और वो जो डैमेजेस होंगे उन डैमेजेस के लिए वो बंदा लायबल होगा जिसने वो अननेचुरल एलिमेंट अपनी लैंड पे लाया, जिसकी वजह से दूसरे बंदे को डैमेजेस कॉज हुए। Now let us discuss the essential elements of strict liability. First one is dangerous thing. The plaintiff has to establish that the thing collected and kept on the defendant land is dangerous and is likely to do mischief if it escapes. प्लेंटिफ को ये प्रूव करना पड़ेगा कि डिफेंडेंट की लैंड पे कोई ऐसी अननेचुरल चीज़ है, जो कोई ऐसी चीज़ डेंजरस चीज़ है जिसकी वजह से डिफेंडेंट का नुकसान हो सकता है, या जिसकी वजह से कोई भी सॉर्ट का मिसचीव कमिट हो सकता है। ये रूल किसी भी टाइप की फायर, गैस, वाटर, वाइब्रेशन सारों के लिए अप्लाई होता है। मतलब कोई भी ऐसी नेचुरल चीज़ जो प्लेंटिफ अपनी लैंड पे लाता है जिसकी वजह से डिफेंडेंट का कोई भी सॉर्ट का लॉस हो रहा है, या किसी और तरीके से कोई मिसचीव कमिट हो सकता है, डिफेंडेंट का उस डेंजरस चीज़ को अपनी ज़मीन पर लाना रीजंस बन जाएगा उसका स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को कमिट करने के लिए। सो रेलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में हम अगर बात करें तो इस केस में डिफेंडेंट का अपनी लैंड पे रिजर्वर बनाना जो कि अननेचुरल है। रिजर्वर इज़ नॉट फाउंड नेचुरली, इट इज़ फॉर्मुलेटेड बाय अननेचुरल वेज। सो अननेचुरली अपनी लैंड पे रिजर्वर बनाना वन ऑफ द रीजंस बन गया स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कमिट करने के लिए। सेकेंड एलिमेंट है एस्केप. The plaintiff has to prove that he suffered injury as a consequence of the escape of the thing from the defendant's land. प्लेंटिफ को ये प्रूव करना पड़ेगा या ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कोर्ट ऑफ लॉ में कि उसको किसी सॉर्ट की इंजरी या नुकसान हुआ डिफेंडेंट के उस अननेचुरल चीज़ को लाने से। और वो अननेचुरल चीज़ जो है, जब वो जो डेंजरस चीज़ जो है वो डिफेंडेंट की लैंड से एस्केप करके या एस्कुलेट करके डिफेंडेंट की लैंड से प्लेंटिफ की लैंड में आ रही है एंड इज कमिटिंग एनी सॉर्ट ऑफ इंजरी टू द प्लेंटिफ, मीन्स दैट जो डेंजरस डिफेंडेंट अपनी लैंड पे लाया है दैट इज कॉजिंग एनी सॉर्ट ऑफ डैमेज टू द प्लेंटिफ ड्यू टू एस्केप ऑफ दैट थिंग। मतलब वो डिफेंडेंट की लैंड से एस्केप करके प्लेंटिफ की लैंड पर आ रही है, और जो वो डेंजरस चीज़ है वो एस्केप होने के बाद उस एरिया में जा रही है जिस पे प्लेंटिफ का कोई कंट्रोल नहीं है, जब प्लेंटिफ की किसी भी सॉर्ट की ऑक्यूपेशन नहीं है, और वो एस्केप होके दूसरे बंदे को नुकसान कमिट कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम रेलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में बात करें, इस केस में जब रिजर्वर फॉर्मुलेट हुआ या रिजर्वर बनाया गया तो जो वाटर है, वाटर जो है वो थ्रू शाफ्ट्स एस्केप करके प्लेंटिफ की लैंड में जा रहा है एंड इट्स कमिटिंग इंजरी और एनी सॉर्ट ऑफ डैमेज टू द प्लेंटिफ। सो इस केस में ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वर दैट इज द डेंजरस थिंग, द वाटर इज एस्केपिंग थ्रू द शाफ्ट्स, थ्रू द पैसेजेस एंड इज पासिंग टू द प्लेंटिफ्स लैंड विच इज कॉजिंग डैमेज टू द प्लेंटिफ। सो जिसकी वजह से प्लेंटिफ का भारी नुकसान हुआ। सो escape of the dangerous thing is also important constituent to constitute a strict liability. Now let us talk about the third element of strict liability, that is non-natural use. Water collected in the reservoir in such a large or huge quantity in this case was held to be non-natural use of land. So इस केस में रेलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में इतनी लार्ज क्वांटिटी में वाटर को स्टोर करना लैंड का अननेचुरल यूज़ था। नेचुरली वी कांट स्टोर वाटर ऑन सच अ लार्ज स्केल, सो इफ़ वी आर यूजिंग आवर लैंड फॉर सच अ पर्पस विच इज़ नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ इट, उस केस में जो हमारा कंडक्ट होगा दैट विल अमाउंट टू स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। So let us recap all the three elements which constitute a strict liability. सबसे पहले हमने बात की डेंजरस थिंग की, उसके बाद हमने बात की एस्केप की, तीसरी हमने बात की नॉन नेचुरल चीज़ की। कोई भी ऐसी डेंजरस चीज़ जो डिफेंडेंट अपनी लैंड पे लाता है और वो डेंजरस चीज़ जो है वो डिफेंडेंट की लैंड से एस्केप करके प्लेंटिफ की लैंड पे जा रही है या ऐसी किसी जगह पे जा रही है जिस पे डिफेंडेंट की पोजेशन, ओनरशिप या ऑक्यूपेशन नहीं है, और
डिफेंडेंट उस डेंजरस चीज़ का नॉन नेचुरल यूज़ कर रहा है जिसकी वजह से प्लेंटिफ या किसी और बंदे का नुकसान हो रहा है, सो ऑल ऑफ दिस एलिमेंट्स विल कॉन्स्टिट्यूट to strict liability. This was a thing which was formulated by Justice Blackburn, and the concept of strict liability is entirely based on these three elements. एक चीज़ और, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में हमेशा जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो हमेशा डिफेंडेंट के ऊपर लाई करेगा. मीन्स डिफेंडेंट को ये प्रूव करना पड़ेगा कि ही इज़ नॉट लाइबल फॉर हिज conduct or any of these three elements is not involved in his conduct, which is amounting to strict liability. Now let us talk about the defenses which are available in case of strict liability. First thing is act of God. It is an act which cannot be foreseen by any amount of human ability and skill, and if foreseen, it cannot be prevented by any means of human care and skill. For example, earthquake, storm, lightning, floods, etc. Means कोई भी ऐसी चीज़ जो भगवान की वजह से कमिट हो रही है, which is committed by the act of God. In other words, कोई भी ऐसी नेचुरल कैलामिटी जिसमें देर इज़ नो नेक्सस और नो सॉर्ट ऑफ fault or any sort of conduct involved of the defendant, means भगवान के द्वारा कमिट की गई कोई भी एक्टिविटी या कोई भी नेचुरल कैलामिटी जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, स्टॉर्म हो गया, लाइटनिंग हो गई, फ्लड हो गया, जिसकी वजह से देर इज़ इंजरी टू द plaintiff or there is any sort of damage to the plaintiff, and actually there is no indirect or direct connection of the defendant involved in it, then in that case there is exception available to strict liability. Second exception is plaintiff's own fault. If there is a fault of the part of the plaintiff, the defendant is not liable. Means अगर plaintiff की अपनी गलती है, plaintiff की कोई अपनी मिस्टेक है जिसकी वजह से उसको डैमेजेस कॉज हो रही हैं, जब उसको कोई सॉर्ट ऑफ लीगल इंजरी कॉज हो रही है, उस केस में जो डिफेंडेंट है उसको हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के लिए लाइबल नहीं ठहराएंगे. इसमें एक लीडिंग केस है, पॉइंटिंग वर्सेस नॉक्स का केस है. सो लेट अस गिव अ बेयर रीडिंग टू इट. In this case, the plaintiff's horse died as a result of eating leaves of a poisonous tree on defendant's land. The defendant was not held liable for the default of the plaintiff on his part. इस केस में क्या हुआ था कि जो प्लेंटिफ है उसका जो घोड़ा है वो उसके द्वारा छोड़े जाने पर डिफेंडेंट की लैंड में जाता है और जहरीले पत्ते जो है उनको खा लेता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है. व्हाट, इस केस में जो डिफेंडेंट है वो लाइबल नहीं ठहराया जाता स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के लिए, बिकॉज इस केस में प्लेंटिफ की अपनी गलती थी क्योंकि उसने अपने घोड़े को खुला छोड़ा हुआ था. It was his property and it is his duty to maintain his property properly or to take care of his property. उसने अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान नहीं रखा, जिसकी वजह से हॉर्स जो है फ्रीली मूव करना स्टार्ट हो गया और वो डिफेंडेंट की लैंड पे जाके जो पॉइजनस ट्री था उसके पत्ते खाना शुरू हो गया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई. सो दिस इज़ द सेकेंड एलिमेंट, दैट इज़ अगर प्लेंटिफ का अपना फॉल्ट है तो उस केस में वी कांट हेल्ड डिफेंडेंट लाइबल फॉर द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. Now let us talk about the third exception of strict liability, that is malicious act of stranger, the third party. The defendant is not liable if the injury caused to the plaintiff is due to the malicious act of the stranger, that is third party. अगर जो plaintiff है उसको जो नुकसान हो रहा है या कोई डैमेज या कोई इंजरी हो रही है वो किसी थर्ड पार्टी या किसी तीसरे बंदे के मेलिशियस या गलत एक्ट की वजह से कमिट हो रही है और डिफेंडेंट का उसमें कोई भी रोल इन्वॉल्व नहीं है, उस केस में हम डिफेंडेंट को लाइबल नहीं ठहराएंगे. मींस अगर कोई सा भी तीसरा बंदा आके कोई ऐसा एक्ट या कोई ऐसा टॉट कमिट करता है जिसकी वजह से प्लेंटिफ का जो राइट है वो इन्फ्रिंज हो रहा है, उसको कोई डैमेजेस हो रहे हैं, जो उसको कोई भी सॉर्ट के नुकसान हो रहा है, तो उस केस में जो डिफेंडेंट है उसको हम लाइबल ठहराएंगे नहीं, क्योंकि उस केस में तीसरे बंदे का रोल जो है वो इन्वॉल्व है. चलिए अब हम इसमें एक लीडिंग केस की बात करते हैं, दैट इज बॉक्स वर्सेस जुब. इस केस में क्या हुआ था कि द रिजर्वर ऑफ द डिफेंडेंट ओवरफ्लोड ड्यू टू द एक्ट ऑफ स्टेंज एंड कॉस्ट
damages to the plaintiff। इसमें क्या था, जो डिफेंडेंट की लैंड पे रिजर्वर था वो ओवरफ्लो हो गया किसी तीसरे बंदे की गलती से, तीसरे बंदे के एक्ट से, जिसकी वजह से प्लेंटिफ का नुकसान हुआ। सो इस केस में हम डिफेंडेंट को लाइबल नहीं ठहरा सकते, बिकॉज इस केस में जो सारी मिस्टेक है या सारी जितनी भी गलती है वो तीसरे बंदे की इन्वॉल्व है। सो इस केस में तीसरा बंदा ही लाइबल ठहराया जाएगा एंड देयर इज़ नो फॉल्ट ऑफ डिफेंडेंट इन्वॉल्व इन इट। सो दिस विल नॉट अमाउंट टू स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। Now let us discuss about the fourth defense which is available in case of strict liability, that is consent of the plaintiff या common belief। इसको हम वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया भी कहते हैं। मतलब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो इन्वॉल्व नहीं होगा अगर प्लेंटिफ जो है उसका अपना कंसेंट भी इन्वॉल्व है। मींस डिफेंडेंट अपनी लैंड पे कोई सी भी ऐसी डेंजरस चीज़ ला रहा है जिसमें प्लेंटिफ का भी कंसेंट इन्वॉल्व है, जब म्यूचुअल कंसेंट जो है प्लेंटिफ का उसमें इन्वॉल्व है, जब प्लेंटिफ का कोई रोल है, जब उन दोनों का कोई कॉमन गुड इन्वॉल्व है, जब कॉमन बेनिफिट इन्वॉल्व है, मीन्स बोथ ऑफ देम have some sort of role involved in the bringing of any dangerous thing or any of the things mentioned, any of the elements mentioned in the constituents of strict liability। तो उस केस में जो डिफेंडेंट है वो लाइबल नहीं ठहराया जाएगा फॉर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। Now let us discuss about the fifth defense which is available in case of strict liability, that is statutory authority। It means power or authority given by the law to do an act। If the defendant commits a tort in discharge of a duty under statutory authority, he is not subject to liability in tort। मीन्स अगर कोई भी गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट इन्वॉल्व है या कोई भी स्टैट्यूटरी या लीगल अथॉरिटी कोई ऐसा एक्ट कमिट कर रही है जिसकी वजह से प्लेंटिफ का नुकसान हो रहा है, तो उस केस में डिफेंडेंट को हम लाइबल नहीं ठहराएंगे, बिकॉज देयर इज स्टैट्यूट और लीगल बैकिंग इन्वॉल्व इन इट। उसमें गवर्नमेंट का रोल है या स्टैट्यूट लीगल बैकिंग इन्वॉल्व है। सो उस केस में वी कांट हेल्ड डिफेंडेंट लाइबल फॉर दैट टॉट और फॉर दैट एक्ट। एक चीज़ और, अगर कोई डिफेंडेंट कोई टॉट अगर कमिट कर भी रहा है लेकिन वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के द्वारा अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहा है, मतलब उसको पीछे से स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जो है वो बैक कर रही है, ही हैज़ गॉट द बैकिंग ऑफ द गवर्नमेंटल और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी और लीगल अथॉरिटी। सो उस केस में वी विल नॉट हेल्ड डिफेंडेंट लाइबल फॉर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। So guys, these are the exceptions available in case of strict liability, means these are the defenses available in case of strict liability, and if there is any of these defenses then a person can't be held liable for strict liability। So thank you guys, we'll see the concept of absolute liability in detail with case laws in the next video. Till then, peace out।